बड़ी खबर इस वक्त, मंत्रियों के फिजूल खर्चे पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों को यूपी छोड़ने से पहले जानकारी देनी होगी। योगी के मंत्रियों को पार्टी और सरकार को जानकारी देनी होगी। पार्टी और सरकार को बिना बताए नहीं जा सकेंगे यूपी के बाहर। योगी सरकार ने मंत्रियों की फिजूल खर्ची पर भी रोक लगा दी है। बड़ी गाड़ियां, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर, फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए, कोशिश ये तो है कि जनता से जो वादे किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए, लेकिन कोशिश ये भी है कि फिजूल खर्ची भी ना हो। इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से सख्त है मंत्रियों की। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी मंत्री फिजूल खर्ची नहीं करेगा। जो संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे। जो गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बंगलों के अंदर जो फर्नीचर है, फिजूल खर्ची नहीं होगा। और पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड थी सीएम के लिए, मर्सिडीज खरीदी जानी थी, योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया कि कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। जो संसाधन है वो बहुत पर्याप्त है आपके लिए, उसका इस्तेमाल करिए। जो बंगले बनते हैं, बंगलों में बहुत डिमांड आ जाती है, 40 लाख 50 लाख के फर्नीचर, पर्दे और जो साज सजावट का सज्जा का सामान होता है, उस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है कि जो है उसी में आपको काम चलाना। राज संपत्ति विभाग एक औसत दर्जे से जितना जरूरत होगी उतना वो चेंज कर देता है। बिल्कुल, यानी जरूरत के हिसाब से चीजों को मैनेज करना है। और जो विपक्ष इन सभी चीजों को लेकर सवाल उठाता है तो उससे पहले ये चीज ना क्रिएट हो, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। चूंकि हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, संजय चौधरी जी हमारे साथ, साथ ही विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ। संजय चौधरी जी का पहले रुख करते हैं, क्योंकि सर 100 दिन का टारगेट पार्टी की तरफ से रखा गया है और ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसका उद्देश्य क्या है, संजय जी। देखिए, जो सरकार चाहती है कि पूरी की पूरी सरकार, जिसमें सरकार भी, शासन भी है, प्रशासन भी है, सारे के सारे लोग मितव्ययता करे, पैसे का कम से कम इस्तेमाल अपने निजी रूप में हो। जो मितव्ययता हो सकती है, जो बचत हो सकती है, उसके लिए अपने को एज ए आइडियल पेश किया जाए। मुझे लगता है कि पिछली बार भी सरकार ने इस पर काफी काम किया था। स्वयं मुख्यमंत्री ने आदर्श स्थापित किया है कि किस प्रकार जब नया मुख्यमंत्री आता है तो उसके लिए नई गाड़ियां आती हैं। उन्होंने उसे अस्वीकार किया है, अपना आदर्श योगी जी ने स्वयं रखा है। तो ये बड़ा मॉडल है और पहले जो नियम बनाया जाए उसका इस्तेमाल खुद पर किया जाए, खुद को आदर्श के रूप में स्थापित किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। ये एक बड़ा आदर्श है और मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से नीचे भी इसका संदेश जाएगा और पूरी की पूरी सरकार, जिसमें शासन और प्रशासन सारे लोग शामिल है, वो इसको फॉलो करेंगे तो जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। और योगी की सरकार ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। राशन को लेकर जो पहले ही निर्णय हो चुका है कि उसे अगले 3 माह के लिए कंटिन्यू रखा जाएगा। नौकरियों को लेकर उन्होंने निर्णय किया है। अभी कल की खबर है कि वर्ल्ड बैंक के जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठक हुई है और लगभग 5 साल में 35,000 करोड़ का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश के गांवों में उद्योगों को कैसे और अधिक गांव और उद्योग एक साथ सम्मिलित होकर प्रयास करें, उसके लिए किया है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ठीक है, यानी हर एक फील्ड पर आपका फोकस है, चाहे यूपी की कानून व्यवस्था हो, यूपी का विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो, रोजगार हो, हर चीज पर पार्टी शुरू से ही फोकस करके चल रही है। चूंकि विजय उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है, एक बड़ा चैलेंज भी है। ये कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो हो सकता है उनके लिए राह जरूर आसान होगी, लेकिन इस नए चैलेंज को, 100 दिन के इस टारगेट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूंकि ये कंटिन्यूअस गवर्नमेंट है, पिछले 5 साल काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने और अगले 5 साल उनको काम करना है, तो जाहिर है जो पिछले अनुभव है उसके आधार पे उन्होंने ये टारगेट सेट किए हैं। सबसे पहला जो इन्होंने लक्ष्य रखा है वो रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर इनकम अच्छी नहीं होगी तो जनता के वेलफेयर के लिए पैसे नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश की जो क्राइसिस है, पहले बजट बहुत छोटा होता था, 24 करोड़ की आबादी के बावजूद आज वो करीब 6 लाख करोड़ का बजट है। अब इस बजट को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके एक टारगेट मुख्यमंत्री ने सेट किया था पिछली सरकार में करीब 3 साल पहले। अब चूंकि कोरोना 2 साल आ गया, रेवेन्यू बहुत नीचे आ गया और अभी भी जो अर्थव्यवस्था है 2020 मार्च 2020 के आसपास ही है, उसको कैसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला फोकस है रेवेन्यू, यानी आय बढ़ाएंगे, फिर व्यय बढ़ाएंगे। व्यय कैसे? वो वेलफेयर स्कीम के जरिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए। 100 दिन का टारगेट यही है कि जनता को जो सहूलियत देनी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट के नाते वो उस तक पहुंचे, साथ में जो
उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे और ऊंचाई पे ले जाया जा सके। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का जो SGDP है करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल तक था। अब इसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो हम लोन है उत्तर प्रदेश पे, ऋण बहुत ज्यादा है, करीब बजट के आकार के बराबर ही ऋण है, तो उसे कैसे नीचे किया जाए। जो 29% के आसपास टोटल SGDP का है, उससे कैसे नीचे घटाया जाए। हाँ। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश की समस्याएं कहाँ हैं और उसके समाधान का तरीका क्या है, तो ये जो 100 दिन का टारगेट है उसी का एक हिस्सा है, उसकी एक शुरुआत है। अब चूंकि एक रनवे पे हमारा उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का जहाज रनवे पे आया है, यहाँ से टेक ऑफ करना है, तो टेक ऑफ के लिए जो अंतिम 100 दिन की कोशिश है वो करने का निर्देश उन्होंने दिया है। लेकिन सर एक और चीज देखिए ना, यहाँ पर कोशिश ये भी हो रही है कि फिजूल खर्ची भी ना हो, जितना आपके पास है उसी में आप कोशिश करें कि मैनेज कर पाए। देखिए जाहिर है कि अगर आप जिस पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, ये जरूरी है। फिजूल खर्ची रोकने की उत्तर प्रदेश में करीब 30 साल पुराना इतिहास है, लेकिन वो खर्चे हो ही जाते हैं, कुछ मैंडेटरी हो जाते हैं, कुछ किसी के दूसरे कारण से हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार फिजूल खर्ची रोककर जो पैसा बचेगा वो गरीबों तक पहुंचाएंगे। गांव में सड़क बनाने के काम आएगा, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के काम आएगा, अस्पताल को सुधारने का काम आएगा। मुझे लगता है करीब एक अच्छी खासी 100 करोड़ के आसपास की रकम सरकार तो फिजूल खर्ची रोक के ही जुटा सकती है, जो स्टेट लेवल से लेकर जिले स्तर तक है। कुछ जगहों पे ऐसे अनावश्यक पद हैं जिनका रोल नहीं है, शायद उनको नई जगह पे एडजस्टमेंट की बात भी आएगी, आगे चल के नई भर्तियां भी होनी है जहां जरूरी है। तो सरकार के पास पैसा होगा तो ढेर सारे जो काम है, जो जनता की आकांक्षा है, जिसके आधार पर इतना बड़ा मैंडेट दोबारा जनता ने दिया है योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए, वो भरोसे पे ही खरा उतरना चाहते हैं। इसके लिए फिजूल खर्ची रोकना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की ये भी है कि देखिए शुरू से ही पूरी तरह एक्टिव है, चाहे यूपी की कानून व्यवस्था हो या अन्य चीजें हो, इसको लेकर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी स्ट्रिक्टनेस शुरू से ही बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इससे एक अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच भी। अजीत, देखिए बिल्कुल, जिस बार जब पहली कैबिनेट हुई थी उससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि इस बार जनता के प्रति आपकी ज्यादा जवाबदेही है। ब्यूरोक्रेसी की शिकायत आ रही थी, थाने और तहसीलों की शिकायत आ रही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी सुनी नहीं जाती, उनको इज्जत नहीं दी जाती। उस पर सीएम ने कहा कि आपके व्यवहार को बदलना होगा। जहां अफसरों के पेच कसे गए, वहीं मंत्रियों को भी कहा गया कि आपको टारगेट पूरा करना है, आपको मीडिया में फिजूल बयान नहीं देना है, फिजूल खर्ची नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो 7 योजनाएं केंद्र सरकार की है, जो 5 योजनाएं यूपी सरकार की, 12 योजनाओं पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि 75+ का टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो लिहाजा पहले ही दिन से आपने देखिए एक्शन में, शपथ ग्रहण से पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदन सिंह बद्दो के घर पर बुलडोजर चल जाता है। 2 दिन पहले अतीक अहमद के जो चकिया स्थित आवास है वहां बुलडोजर चल जाता है, औरैया में बुलडोजर चल जाता है, कानपुर में चल जाता है, कल लखनऊ में बुलडोजर चला। तो एक्शन में पूरी सरकार है कि भ्रष्टाचार पर और अपराध पर जीरो टॉलरेंस बरकरार रहेगा, वो चाहे सरकार के अंदर का आदमी हो, सरकार के बाहर का आदमी हो, सिस्टम का आदमी। सीएम ने साफ कर दिया है, क्योंकि इस बार राज के महाराज नहीं बल्कि महाराज का राज है। और आपने देखा होगा मंत्रिमंडल की सूची, तो उसमें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की पूरी चली और पूरे पावर में है योगी आदित्यनाथ। तो सीधे तौर पर 2 टूक सभी को कह दिया गया, कोई फिजूल खर्ची नहीं, किसी तरह की गड़बड़ बयानबाजी नहीं, और सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को आपको उठाना और योजनाओं को जनता तक ले जाना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर बदलाव किया गया है, जो पिछली बार चीजें हुई, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई, शायद उसी को देखते हुए एक बड़ा स्टेप लिया गया, कुछ बदलाव भी किए गए और अब उस बदलाव को इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी हो रही है। चूंकि संजय जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जो कमी पिछली बार नहीं हो पाई है पूरी, कहीं ना कहीं कोशिश क्या आप ऐसी कर रहे हैं कि इस बार कोई कमी रहे ही ना, क्योंकि अब तो 24 आपका लक्ष्य है, 75+ को आपको क्रॉस करना है, और इसीलिए ये स्टेप्स आप ले रहे हैं शुरू से ही कि किसी तरह की कोई भी कमी जनता के बीच जब आप जाएं तो उनको जवाब देने में भी आपको ना आ पाए। निश्चित रूप से टाइम बाउंड डिलीवरी, देखिए पिछली सरकार ने डिलीवरी के मुद्दे पर बहुत गंभीर काम किया था। हाँ। और जनता तक जो बीजेपी की जो योजनाएं थी वो डिलीवर हुई थी। हाँ। तो ये जो डिलीवरी है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना किसी भेदभाव के और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर कैसे आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और 5 साल के टारगेट नहीं है, ये 100 दिन के टारगेट लेकर उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ने की बात है।
तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार मुस्तैद है, मुझे लगता है कि ये सरकार एक ऐसा काम करेगी जिसमें जनता को लगेगा कि वास्तव में जो उसने सोचा था उससे बेहतर उसको मिल पाया है। और पहले ही से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार की प्रशासनिक लोगों के साथ बैठक करके, मंत्रियों के साथ बैठक करके सारे आमूल चूल जो व्यवस्थाएं हैं उनको और कसा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम आएगा। और जो जो बेसिक्स योजनाएं थी उन पर भी बहुत बेहतर के तरीके से काम करना शुरू किया है, चाहे कृषि हो, चाहे वो ग्राम विकास हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो। तो सारे के सारे जो फील्ड्स हैं, जो सारे के सारे फील्ड्स पर काम करने के लिए कहां हम और बेहतर कर पाते हैं, तो उसके लिए सरकार पहले दिन से मुस्तैद है। तो ये एक बड़ा कदम है और इसका रिव्यू हर 100 दिन का टारगेट बनाकर किया जाना है। तो एक बहुत बेहतर सरकार जो डिलीवरी करने के लिए है, योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल सामने है कि उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। वो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं वैसे ही सारा मंत्रिमंडल जनता की सेवा के लिए जूझने वाला है, जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि सरकार पहले दिन से बजाय इसमें कि वो अपने स्वागत समारोह में कहीं लग जाए, अपने लिए कुछ करे, जनता के लिए करने के लिए सरकार समर्पित है। तो एक बहुत बड़ा कदम है और 100 दिनों के माध्यम से टारगेट्स को रखना, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा प्रीशियस है, टाइम प्रीशियस है हमारे लिए। ठीक है, विजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी, 22 तो जीत लिया, लेकिन 24 के लिए पार्टी अभी से लक्ष्य रख रही है कि 75+ का टारगेट पूरा करना है। क्या आपको ये लगता है या फिर नहीं लगता कि देखिए जिस तरह के स्टेप्स अभी पार्टी उठा रही है, शुरू से ही विपक्ष शुरू से एक्टिव है, उसी को देखते हुए 2024 पर सीधा इफेक्ट इन सभी चीजों का पड़ने वाला है? जाहिर है बीजेपी एक दिन भी आराम नहीं करती है। और जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है इसकी मैं बात कर रहा हूं। और 2014 से आप देखिए तो लगातार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में तुरंत जुट जाते हैं। मंत्रिमंडल का पूरा जो स्वरूप हो, विभागों का बंटवारा हो, 100 दिन का टारगेट हो, 1 साल के लक्ष्य हो, 5 साल का लक्ष्य हो, इन सारी चीजों को का जो मुख्य मकसद है वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना और कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी बाधा के एकदम सरल तरीके से आसानी से उनके पास तक पहुंचाना। और इन सारी कवायद का जो रिजल्ट है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक अच्छी सीटों को भाजपा के पक्ष में जाते हुए देखना चाहती है सरकार। और चूंकि 2014 में 73 सीटें भाजपा जीत चुकी है इसी उत्तर प्रदेश में। हाँ। इसके बाद से आप देखिए विपक्ष के कई प्रयोग हुए और साझा विपक्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी रोकने की कोशिश करता है, फिर भी वो हारता है और बीजेपी 64 सीटें जीत के आती है। ये जो 64 सीटें जब सभी विपक्षी दल एक होकर लड़े और तब भी 64 सीटें बीजेपी को मिली। और नरेंद्र मोदी में जो जनता का भरोसा है, योगी आदित्यनाथ की भूमिका ने उसे और ज्यादा बढ़ाया है कि वो चूंकि वो अब जनता योगी और मोदी को एक साथ देखती है तो कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है 75 सीटें। और इसलिए बीजेपी एक अच्छा काम करके जनता के दिल को जीतना चाहती है, उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहती है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को के तौर पे उत्तर प्रदेश को पेश करना चाहती है। योगी जी ने पहले ही दिन कहा कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर हो और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश अपनी भागीदारी निभाए। तो ये जो लक्ष्य है इसमें अपने आप राजनीतिक हित सध जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राज्य को नंबर 1 बनाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको भी साकार करना है। अजीत भी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जो विपक्ष शुरू से ही इस बार एक्टिव दिख रहा है, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि एक्टिवनेस तो गवर्नमेंट को रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से मूड में है कि कैसे एक एक चीज को, एक एक छोटी से छोटी चीज को उन्हें मुद्दा बनाना है? देखिए बिल्कुल, इसीलिए अखिलेश यादव ने फैसला किया कि वो विधानसभा में रहेंगे और विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। और कल आपने अगर संबोधन सुना होगा अखिलेश यादव का, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को कि आप तो राइट साइड से आए हैं, हम लेफ्ट साइड में हैं, चूंकि हम राइट साइड में रहे हैं तो लेफ्ट साइड वालों की बात सुननी पड़ती है। तो आपके छाया की जरूरत पड़ेगी, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे तो आप ही एक हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसीलिए सरकार ने पहले दिन से अपना टारगेट, अपना एजेंडा सेट कर दिया है। लोक संकल्प के वादों को तो पूरा करना ही करना है। 2024 को लेकर अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी से जाता है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, मोदी का राशन, योगी का सुशासन, यानी इन सब पर फोकस रखना और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना। इसीलिए मंत्रियों को कहा गया कि आप ज्यादा बयानबाजी नहीं करिए, आप अपना टारगेट को रखिए और 100 दिन में ये साबित करिए कि आप काम करने में सक्षम है। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको रिप्लेस किया जाएगा। और पिछली सरकार में भी योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया और इस सरकार में भी बड़े बड़े मंत्रियों के पर कतर दिए गए, बहुत सारे मंत्रियों को तो कैबिनेट में ही नहीं रखा गया। तो एक मैसेज योगी सरकार ने दिया और खुद योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो ये मानकर चलिए कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है आने वाले वक्त में वो अपने तरीके से बीजेपी को चलाएगी। जो विजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि ये मोदी वाली बीजेपी है, योगी वाली बीजेपी है, तो वह एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है मंत्रियों के लिए भी, अफसरों के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन संजय जी, क्या आपको लग रहा है राह इतनी आसान होगी आने वाले वक्त को लेकर? 100 दिन का टारगेट अभी से आपने सेट जरूर कर लिया है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी पार्टी के सामने। 24 भी चुकी ज्यादा दूर तो है नहीं अभी। नहीं, चुनौतियां तो वैसी हैं जैसे अभी बताया जा रहा था कि अखिलेश जी ने कहा कि लेफ्ट की भूमिका होगी, तो लेफ्ट की भूमिका उत्तर प्रदेश में तो लेफ्ट खत्म हो चुका है, देश में भी लेफ्ट एकदम किनारे है। तो वो जिस वैचारिक आधार की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट का तो सफाया हो गया है। मुझको लगता है कि अखिलेश जी को भी जमीनी धरातल की स्थिति को स्वीकारना पड़ेगा। जनता जो चाह रही है उसके लिए उनको भी जनता की सेवा के लिए आना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का पक्ष और विपक्ष अगर जनता के लिए समर्पित होगा, बजाय इसके कि ऐसे इशू उठाने के लिए जो इशू जमीन पर खड़े नहीं उतरते, जनता के विश्वास पे नहीं खड़े उतरते, अगर अखिलेश जी ऐसी ही गलती दोबारा करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश लगातार ऐसे परिणामों को दोहराता अभी तो खैर सक्रिय दिख रहे हैं शुरू से अखिलेश यादव आ चुकी। विजय जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक्टिवनेस तो पूरी दिख रही है अभी विपक्ष में स्टार्टिंग से ही, और शायद इसीलिए बीजेपी को बहुत जरूरत है कि एक एक कदम फूक फूक कर रखा जाए अब आने वाले वक्त को लेकर। देखिए, जो पॉलिटिकल समझ है और जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जहां खड़ी है, विपक्ष उसमें पिछड़ गया इस चुनाव में, और चुनाव के पहले भी पिछड़ा 2019 में, 2017 में, 2014 में। तो विपक्ष तो जो सिंक्रोनाइजेशन है, पब्लिक की ग्रोथ, पब्लिक की सोच, पब्लिक के साथ जो उनका इंटरेक्शन है और जो विपक्ष की अपनी भूमिका है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं बन पा रहा है। किसान आंदोलन और तमाम चीजों को मुद्दा बनाने के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर अपने सहयोगियों के साथ 273 सीट जीतती है तो विपक्ष को बहुत ही 2-3 महीने का तो पहले उनको चिंतन करना चाहिए कि हमें किस तरीके की पॉलिटिक्स करनी है भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के मुकाबले खड़ा होने के लिए। तो एक लंबा गैप है, और उस गैप को अगर आप वोट परसेंटेज में देखें तो करीब 10% का गैप है, और जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। और अब लोकसभा चुनाव है जहां योगी जी प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी हैं, और दोनों की अपनी एक रेपुटेशन है पब्लिक के प्रति अपने समर्पण को लेकर, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बहुत जरूरी बात ये आप कह रहे हैं। खैर शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे